नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे इस शानदार सेशन की। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है, पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है संविधान के स्रोत। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आशा है आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहां पर हो गई तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे कि भैया जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने कितने देशों के संविधानों को पढ़ा था, उसमें से कुल कितने देशों को चुना था, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या रहने वाला है। तो ये सारी बातें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, शानदार तरीके से सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ये सारी बातें यहां पर लिखते हुए चलिएगा। चलिए, जब हम बात करते हैं कि भैया यहां पर जब बात की जाती है कि संविधान के स्रोत के बारे में, कि संविधान के जो स्रोत थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें से कुल 10 देशों के संविधानों को चुना। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप कहेंगे भैया यहां से कुल कितने आर्टिकल्स जो हैं भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो आप कहेंगे यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं। यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा भैया? आप मुझे बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हो रही है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सारी चीजों को। मैंने हिस्ट्री भैया फाउंडेशन बैच में पढ़ाई है, फाउंडेशन में, और जो ऑपरेटर है उसमें मैंने हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई है। चलिए, तो इसमें लगभग हमने 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। कितने? 250 अनुच्छेद हमने भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। निक्की जी, पीडीएफ से इसलिए क्योंकि इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, फैक्ट भी हाथों से लिखने पड़ेंगे और यहां भी लिखे जाएंगे, तो हमारा समय बचेगा, आपका समय बचेगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, पीडीएफ से ही नोट कर लेना इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टोरी, बहुत ज्यादा कहानी है नहीं। ठीक है, इसमें केवल फैक्ट है कि जो जिस देश से लिया गया है बस वो वैसे ही याद करना है। तो उसमें कोई कहानी नहीं बन पाएगी, कुछ नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? पीडीएफ से पढ़ेंगे। 60 देशों के संविधानों को पढ़ लिया, 10 देशों के संविधानों को चुन लिया। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आप कहेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। 250 अनुच्छेद, अगर बात होगी कि भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया? 250 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी, चलिए, ये वाली बातें हमने लिख ली है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल सी चीजें हैं, इनको हमने पहले भी पढ़ा है, तो हम लोग यहां पर बात कर लेंगे। बात आती है भारत शासन अधिनियम 1935 की, कि भैया भारत शासन अधिनियम 1935, यहां से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए, 60 कंट्री कौन सी थी वो बता दीजिए। क्या करोगे जी? उसका क्या करना है उनका? कभी पूछा नहीं गया। 60 देश कौन कौन से जिनके संविधानों को पढ़ा? यूपीएससी के एग्जाम में कभी नहीं आया, तो आपके एग्जाम में कब आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करनी है, ये सारी चीजों को आप लोग लिखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि यूपीएससी की स्थापना कब होती है? तो यूपीएससी की जो स्थापना है ये कब होती है?
देखिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1926 में। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, किसकी? ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है जी, सिफारिश पर तो हो गई, सिफारिश पर, लेकिन कौन से अधिनियम द्वारा? सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में स्थापना हो गई। लेकिन संविधान में कहां से लिया गया है ये विषय? आप कहेंगे संविधान में हमने कहां से लिया है? तो संविधान में हमने इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है जी, लिया है। क्या ये वाली बातें हम लोग लिख लेंगे कि हमने ये कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। क्लियर है? ये चीजें हमने यहां पर पढ़ ली। अब ये मुझे बताइए कि इसकी स्थापना यूपीएससी के नाम पर नहीं हुई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम पर होती है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पर होती है। ठीक है, तो ये वाली बातें हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। चलिए, ये जब हमने पढ़ लिया तो हमने पढ़ा कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया था। किसके नाम से? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से इसे भैया स्थापित किया गया है। कब से? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये स्थापित तो हो गई कब? तो आप कहेंगे साहब 1926 में। ठीक है, अब इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रोज वॉरकर। कौन थे? आप कहेंगे जी रोज वॉरकर, सर रोज वॉरकर। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे। अब संघ लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, वो कहां से ली गई है? वो कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे साहब वो कहां से ली गई है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो वो हमने ली है कहां से? तो मेरे लाल आप कहेंगे कि ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी की जो स्थापना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, ये पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से 1926 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1935 में इसका नामकरण संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, लेकिन इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में था। हमने भारतीय संविधान में 1919 से नहीं लिया, हमने कहां से लिया है? 1935 से लिया है, जब ये यूपीएससी बना। शक्तियों के वितरण की तीन सूचियां, कि शक्तियों के वितरण की तीन सूचियों की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है? वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे कि भैया प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। ठीक है गुप्ता जी, यही प्रॉब्लम है सिलेक्शन में देरी होने की, यही प्रॉब्लम है सिलेक्शन में देरी होने की, क्योंकि हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि जैसे हमें चाहिए वैसे मिलनी चाहिए चीजें, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 639 रुपए दिए हैं और हमने इस मास्टर को खरीद लिया है। ये मास्टर हमारा गुलाम है और जैसे हम कहेंगे मास्टर वैसे करेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके भविष्य को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब मैं ये हाथ से लिखूंगा ना तो 3 क्लास में जाएगा। क्या फायदा कि मैं एक क्लास का मटेरियल आपको 3 क्लास में दूं? आपका नुकसान नहीं है। मैं एक बच्चे के चक्कर में इतने सारे बच्चों का तो नुकसान नहीं कर सकता, मैं इतने सारे बच्चों का तो नुकसान नहीं कर सकता ना, है ना। चलिए,
एक बच्चे के लिए मैं इतने सारे बच्चों का नुकसान थोड़ी करूंगा कि एक क्लास की जगह 3 क्लास दे दूं आपको, और छोटी सी क्लास है। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली कि प्रशासनिक व्यवस्था की बात क्या है, कि जैसे जिला है। देखिए, हम बात करते हैं कि भैया भारत में 3 लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। देश में प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा, और जिले में डीएम के द्वारा। ठीक है, देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। देश में जो भारतीय सरकार का मुखिया कौन है? देश में प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का मुखिया कौन है? राज्य में मुख्यमंत्री। और देश में प्रधानमंत्री। और वैसे ही राज्य में कौन होगा? जिलाध्यक्ष यानी कि डीएम। क्या कहते हैं? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हम कहेंगे कि भैया जिले का मालिक डीएम होगा, जो पूरे जिले को देखेगा। उसके नीचे भैया और सारे लोग काम करेंगे। और पुलिस प्रशासन में भैया आप देखेंगे आईपीएस होता है, आईपीएस होता है, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस होता है। ठीक है। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, कि भैया न्यायपालिका का ढांचा क्या है? हमारे यहां पर त्रिशंकु है। त्रिशंकु का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, त्रिशंकु का मतलब क्या है? त्रिशंकु का मतलब होता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और हर राज्य में हाई कोर्ट होंगे, और भैया जिलों में न्यायालय होंगे, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में जिन्हें हम जानेंगे। ठीक है, जिन्हें हम जानेंगे। हमने बात कर ली राज्यपाल का जो पद है। राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि इसकी जो नियुक्ति की व्यवस्था है, राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था हमने कहां से ली है? आप कहेंगे कनाडा से। कहां से? कनाडा से। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भैया राज्यपाल का जो पद है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, लेकिन इसकी नियुक्ति की जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। कहां से? कनाडा से। आपातकाल लगाने की शक्तियां हमने कहां से ली हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली है? इसकी व्यवस्था आप कहेंगे भैया आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? व्यवस्था, तो आप कहेंगे प्रोविजन। ये प्रोविजन कहां से लिया है? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। तो ये वाली बातें भी आपको भैया ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं है? बताइए, अगर मैं हाथ से लिखता तो यही लिख देता। ठीक है, अगर मैं हाथ से लिखता तो यही लिखता। तो आप लोग फटाफट से लिखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग शक्तियों के 3 सूची की वितरण की शक्तियां, या संविधान में शक्तियों के वितरण की 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक व्यवस्था कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का पद कहां से लिया? आपातकाल लगाने की शक्ति कहां से ली? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। ठीक है, यूपीएससी प्लीज रिपीट करिए। यूपीएससी पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, जिसे 1926 में स्थापित किया गया। ठीक है, लेकिन 1935 में इसका नामकरण लोक सेवा आयोग कर दिया। संघ लोक सेवा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऊपर है। ठीक है, तो ये वाली व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में शामिल की है, जबकि इसकी स्थापना 1926 में होती है कि ली आयोग बनाया जाता है। उसकी सिफारिश पर ली आयोग ने कहा था कि भैया भारत में यूपीएससी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लिए यहां तक। अब इससे ज्यादा क्या, 17 मिनट हो गए एक स्लाइड पर, इससे ज्यादा और क्या स्लो कराऊं मैं कि स्लो कराओ? मुझे लग रहा है कि आपके पास ना बहाने थोड़े ज्यादा हैं, पढ़ने की जगह पर बहाने थोड़े ज्यादा हैं 1-2 बच्चों के पास। किसी को स्पीड बहुत ज्यादा लगती है, और वो 2 बच्चे हैं केवल जिनको स्पीड लगती है। 17 मिनट में मैं एक ही सवाल, एक ही स्लाइड लिख पाया हूं। यही कारण है कि स्तर गिरता जा रहा है एजुकेशन का, सिलेक्शन रेट गिरता जा रहा है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है आज की डेट में? नए बच्चे सिलेक्शन क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो ये नहीं करते कि हमने मास्टर को खरीदा है, हमने बैच लिया है, हमने पैसे दिए कि जैसे हम चाहेंगे वैसे पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता। मास्टर वैसे ही पढ़ाएगा जैसे बच्चों के लिए फायदेमंद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
चलिए, ब्रिटेन के संविधान से यूके कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, यूनाइटेड किंगडम कह लें, तो यहां से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? यहां से हमने क्या क्या लिए हैं? एकल नागरिकता, कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था कहां से ली है? आप कहेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है जी। आगे बात करें कि भैया संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था क्या है? ये खुद में अपने आप में चैप्टर है, नागरिकता अपने आप में चैप्टर है, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था ये अपने आप में चैप्टर है। तो ये तीनों ही चैप्टर है। क्या मैं तीनों चैप्टर इसमें करा दूंगा? नहीं, कराऊंगा आगे, लेकिन हमने कौन सी व्यवस्था कहां से ली है ये पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से किस देश से एकल नागरिकता की व्यवस्था ली है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, रसिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो आप कहेंगे अच्छा, एकल नागरिकता तो हमने भैया ब्रिटेन पढ़ा था, ब्रिटेन से लिए जी, तो ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। देखिए, संसद में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, प्रधान राष्ट्रपति होगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है जी, ये वाली बातें हमने पढ़नी है। बताइए, आगे बात करें। विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन क्या कहता है? विधि का शासन क्या कहता है? विधि का शासन ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि सभी के लिए कानून एक समान है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई निम्न जाति में है, कोई उच्च जाति में है। यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया कानून सभी के लिए समान होगा, कानून सभी के लिए समान है। तो ये हम पढ़ेंगे। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा, और एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब है कि बहुमत में निर्णय लिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई न्यायिक पीठ बैठी है और न्यायिक पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं, तो जो 2/3 बहुमत में होगा, 2/3 बहुमत में, जो बहुमत में निर्णय लिया जाएगा वही फैसला माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा। देखिए, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है, यदि कोई वर्तमान में सरकार का मंत्री है और वो भैया कोई ऐसा काम करता है जो कि करने योग्य नहीं है, तो सरकार उसके किए गए काम के लिए ये नहीं कह सकती ये उसका व्यक्तिगत काम है, ये उसकी व्यक्तिगत मामला है, ये उसने जो भाषण दिया वो व्यक्तिगत भाषण है ना, वो बयान पूरी सरकार का बयान माना जाएगा। तभी तो लिखा हुआ है कि लोकसभा जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल, ये जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75 क्लोज 3, इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि सरकार के किसी मंत्री ने कोई बयान दिया, किसी को कुछ बोला, तो वो बयान पूरी सरकार का माना जाएगा। ऐसे समझो जैसे मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमने इन आतंकवादियों को इन्हीं की बहन से जवाब दिलवा दिया। जब सोफिया कुरैशी, जो भारतीय देश की, हमारे देश की सेना की बेटी है, हमारे देश की सैनिक है, सोफिया कुरैशी ने इसका जब ब्रीफ किया तो उन मंत्री साहब ने यह कह दिया कि देखो, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से जवाब दिलवा दिया। बड़ी आलोचनाएं की गई कि भाई हमारे भारतीय सैनिक के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सोफिया कुरैशी भारत की सैनिक है, भारत की बेटी है, आपने कैसे बोल दिया कि हमने आतंकवादियों को, हमने पाकिस्तानियों को उन्हीं की बहन से जवाब दिलवा दिया? आपने कैसे इन्हें बहन भाई बता दिया?
कि आप पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या आप उनकी तुलना हमारी भारत की सैनिक की बेटी से कर रहे हैं, हमारी बहन से कर रहे हैं? इनकी आलोचना हुई, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उनका सस्पेंशन किया गया, उन्हें कुछ सजाएं दी गई। अब सजाएं का क्या मतलब है? मंत्री है तो क्या ही सजा मिलेगी? सस्पेंड कर देंगे, मंत्री पद हटा देंगे हैं, या उन्हें कुछ और जुर्माने उन पर लगा देंगे, बस यही सजा दे दी गई होंगी उन्हें। कुछ भी नहीं हुआ उनका, है ना? जबकि ये तो गलत है ना। तो फिर जब विपक्ष ने घेरा कि भाई आप तो, आपकी सरकार है और आप अपनी सरकार में आपके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, हमारे देश के गौरव को, जो हमारे देश का गौरव है हमारी सेना, और हमारी सेना की एक सोल्जर है सोफिया कुरैशी, कर्नल है, और वो जाकर भैया बयान दे रही है, ब्रीफ कर रही है हमारे भारत के बारे में, और आप उनको लेकर गलत कह रहे हो, ये तो गलत बात है। तो भैया उनकी आलोचनाएं हुई, है ना। फिर उन्होंने सोफिया कुरैशी से, उनके परिवार से माफी मांगी। ठीक है जी, चलिए। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यहां पर हमने लिख लिया। चलिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे कानून होता है ना कि भाई विधि निर्माण की प्रक्रिया के पहले लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी कोई कानून पेश किया गया है तो दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद वो कानून बनेगा। अग्रता ही विजेता, हमारे भारत में क्या, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, जीतता है। क्या होता है जी? जीतता है। यहां पर हमने पढ़ लिया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। लेकिन ये व्यवस्था केवल और केवल किसमें चलती है? जो लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, या जो स्थानीय चुनाव होंगे, स्थानीय चुनाव, जैसे गांव में प्रधान वगैरह हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, तो उनमें क्या होता है? अग्रता ही विजेता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने पढ़ लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय चुनावों में ये व्यवस्था लागू होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यवस्था लागू नहीं है, उपराष्ट्रपति में भी नहीं है, विधान परिषद में भी नहीं है, और राज्यसभा में भी नहीं है। वहां पर ये नहीं कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा ना, वहां पर यह है कि जिसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी वो जीतेगा। यहां पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से आप लिख लीजिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है, संसदीय व्यवस्था ली है, द्विसदनीय व्यवस्था ली है, विधि का शासन लिया है, एकल न्यायिक प्रणाली ली है। ठीक है, क्या लिया है? एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था ली है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व लिया है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ली है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है, और अग्रता ही विजेता, ये व्यवस्था भी हमने यहाँ पे ली है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और अच्छे से ये सारी चीजें लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात आ जाती है कि भैया हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं, कि आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिया है। नीति निदेशक सिद्धांत हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे भैया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मतलब समझ रहे हैं आप? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मतलब क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मतलब है कि भैया राज्य को कैसे कल्याणकारी बनाया जाए, राज्य के लिए क्या क्या चीजें की जाए ताकि राज्य की जो जनता है वो अच्छे से काम कर पाए, राज्य की जनता अच्छे से सारी चीजों को मैनेज कर पाए, उन्हें हर चीज उपलब्ध हो। जैसे उन्हें शिक्षा कैसी मिले, नशीले पदार्थों से बचाया जाए, पोषण स्तर दिया जाए, कृषि कैसी होनी चाहिए, पशुओं का संरक्षण होना चाहिए, है ना, रोजगार मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हमारी किस में आ जाती है? ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर पढ़ ली। किस में आ जाएंगी? तो आप कहेंगे सारी व्यवस्थाएं हमारी किस में आ रही हैं? तो ये इसमें आती हैं। अच्छा, आयरलैंड ने कहां से लिया है ये व्यवस्था? आयरलैंड ने स्पेन से। कहां से? स्पेन
आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन से। चलिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, कि भैया राष्ट्रपति द्वारा। नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये किसने भैया? तो आप कहेंगे ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? चलिए, ये व्यवस्था कहां से लिया गया? तो आप कहेंगे साहब ये हमने कहां से ली? कहां से भैया? आप मुझे बता दीजिए। आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए 12 सदस्यों को बाहर राज्यसभा में मनोनीत करना, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, साहित्य से, लिटरेचर। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति, ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। बुद्ध विलास जी, आप भी ऐसे कहोगे? लो भैया, लो, कि भैया लो, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। हो सकता है कि मैं कुछ और इसमें नया लिख दूं, हैं कुछ नया लिख दूं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्यों कहते हैं ऐसा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक कह लें, निदेशक कह लें, एक ही बात है। नीति निर्देशक, निर्देशक या निदेशक तत्व या सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और क्या लिया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन इसमें आपको समय मिल रहा है साथ के साथ लिखने का, और कोई वो नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा, इसका और कोई लॉजिक आपके पास नहीं है, बस लॉजिक यही है कि बस जैसे जैसे सर लिखते रहेंगे वैसे वैसे हमें मौका मिल जाएगा कि ये कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, ये विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान से, ये समाज सेवा से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं, और भैया साहित्य से हो सकते हैं। कहां से? साहित्य से। चलिए, और क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति, मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। क्या हो जाएगा जी? निर्वाचन पद्धति। अब मुझे ये बताना, पद्धति, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख दी, कुछ ऐसे चीजें लिख दी। वही तो चीजें यहां पर लिखी थी, वही चीजें यहां पर लिखी थी। 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट लिखे थे, 3 के 3 पॉइंट मैंने ये लिख दिए। मैंने कुछ नया लिख दिया था? मैंने कुछ नया लिख दिया था? नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम पता है किसके साथ है? 3-4 बच्चे हैं जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत हल्की है, तो उनको समस्या ये है। फिर वो बहाने ये कहते हैं कि सर हाथ से लिखकर पढ़ाओगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरे आपके दिमाग का बुखार है कि हमें हाथ से लिखकर पढ़ने में या पीडीएफ से लिखकर पढ़ने में ना। जिसको समझना है, जिसको पढ़ना है, वो पीडीएफ से भी पढ़ेगा, पीडीएफ से भी समझेगा, वो हाथ से लिखकर भी पढ़ेगा और भैया इससे भी पढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या करना है कि बस समय मिल जा रहा है उन्हें साथ के साथ लिखने का, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो मैं 2-3 बच्चों के चक्कर में और लोगों का नुकसान तो भैया नहीं कर सकता। ये हमने पढ़ लिया। चलिए, ये वही सेम बात हो गई। अब अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं। देखिए, अमेरिका का जो ओरिजिनल संविधान था, इस अमेरिका के ओरिजिनल संविधान में क्या था? आप कहेंगे भैया मूल अधिकार नहीं थे। अमेरिका का जो ओरिजिनल संविधान में उसमें मूल अधिकार नहीं थे। कब जोड़े गए थे? अमेरिका का संविधान बना था 1787 में, लागू हुआ 1789 में, लेकिन मूल अधिकार 1791 में जोड़े गए थे। कब? 91 में जोड़े गए थे। बिल्कुल प्रीति कुमारी, ये आते ही डिस्टर्ब करने के लिए हैं। चलिए, यहां पर हमने बात कर ली फंडामेंटल राइट्स की। मूल अधिकारों की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में कहां से ली गई? अमेरिका से। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से। राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग हमने कहां से लिया? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से।
स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहां से ली है? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी न्यायालय है, ये स्वतंत्र हैं। ये किसी के रुतबे में, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई अपना निर्णय दिया था, उस निर्णय को बदलने की जो शक्ति है वो इसके अंदर है। और ये कहां से ली है इसने? तो ये भैया आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका के संविधान से। कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इससे पहले जो बेरुवादी मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से? अमेरिका से। हाँ जी, रिया कुमारी जी धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। हम कहेंगे कि भारत में इसके जनक कौन हैं? भारत में जनक, भारत में इसके जनक कौन हैं? आप कहेंगे भारत में इसके जनक हैं, क्या नाम है जी उनका? पीएन भगवती। पीएन भगवती, पीएन भगवती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पर लिख लेंगे। कहां से? अमेरिका से। कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, उद्देशिका प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया है, लोक जनहित याचिका अमेरिका से ली है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, मिथुन कुमार जी धन्यवाद। लोक जनहित याचिका क्या है? छोटू साहा ने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। लोक जनहित याचिका का मतलब है कि यदि किसी वकील को लगता है कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मामला है जो मामला चलिए हमने यहां पर बात कर ली, हमने यहां पर ये बात कर ली है कि भैया ये बताइए कि कोई भारतीय से संबंधित एक मामला है कि भैया गरीब लोग हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और उसकी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो किसी वकील के द्वारा अगर कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी जाए, एक याचिका डाल दी जाए कि भाई इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले रहा, ये काम होना चाहिए, तो उसमें कोर्ट संज्ञान लेगा और उसके बारे में कोर्ट निर्णय देगा, जिसे लोक जनहित याचिका कहते हैं। क्या कहेंगे? लोक जनहित याचिका कहेंगे। निधि जी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एचसी का मतलब हाई कोर्ट, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया होगा। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा हम पढ़ते हैं कि जी प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर, किस पर? साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर साधारण विधेयक पर ये हमने लिया है। और आप कहेंगे साहब ये आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। वहीं शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, कि भैया केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन है वो कैसे होगा, किस आधार पर होगा, ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। रुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक कुमार जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, अमर सिंह जी, हाँ जी, शशिकांत जी, मनीष जी, रिंकी जी, बहुत बढ़िया, रिया जी। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मजा आता रहेगा। बस मजा आने के लिए ना अपने दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे बच्चे, इनको मजा आ रहा है पढ़ने में, क्यों आ रहा है? ये भी तो बच्चे ही हैं, इन्हें कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मन लगा रहे हैं, ये मन लगा रहे हैं, ये दिल से पढ़ रहे हैं। ये नहीं नौटंकी चल रही है कि भाई ना मास्टर को पैसे दिए ऐसे थोड़ी मानेगा, ईगो हर्ट कर दिया मास्टर ने हमारा, ओ मास्टर ऐसे कैसे कह सकता है, तो वो वाली बातें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, है ना। हर्षिता तिवारी, मिथिलेश, अंशु, कृष्णा, अनुराग, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी बातें हमारी हो गई, सारी बातें होंगी। गोलू कुमार, विशाल, नीतीश, हाँ जी, पूजा। अच्छा, अरे अब तो बहुत सारे नाम आ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाली बातें हमने लिख ली कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया था, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली थी, समवर्ती सूची हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और यहां पर शक्तियों का विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए लिख लीजिए, इसको फटाफट से लिख लीजिए, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं कि केंद्र से, कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम लिया है। कि भैया इसका मतलब होता है कि भारत में सशक्त जो चीजें होंगी, शक्तियां होंगी, वो केंद्र के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहां से लिया? कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हमने पढ़ा था, जबकि राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन नियुक्ति की व्यवस्था हमने कहां से ली? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र लिया है, यानी कि आप कहेंगे एडवाइजरी जुरिक्शन लिया है, केंद्र राज्य संबंध लिए कनाडा से। अब इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। बिल्कुल नवजीत जी, चलिए रोहित जी, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इनको याद करने का तरीका, जितनी बार आप इन्हें लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। 4 से 3 बार इनको, 3 से 4 बार रिवाइज करिए, पढ़िए, रीडिंग करिए। और भैया इन्हें भैया जब आप लिख लेंगे, लिखने के बाद आप भैया ध्यान रखना, जब आप लिखेंगे तो उसके बाद इनको क्या करना है? इनको क्या करना है? आप कहेंगे लिखने के बाद इनको क्या करना है? याद करना है। पहले 4 से 5 बार रीड करा, फिर 1 बार लिख लिया, 3 से 4 बार याद करा, फिर लिख लिया। संघीय शासन का मतलब होता है कि यहां पर देश में यदि कोई भी नीतियां वगैरह बननी है जो देश हित की हैं, वो भैया केंद्र बनाएगा। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, पूरे भारत को एक उसमें जोड़कर रखना है, पूरे भारत में एक जोड़ में सारी चीजों को रखना है, इसीलिए संघीय। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए काम करेगा। वैसे ही केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए काम करेगी, वो संघीय सरकार के रूप में काम करेगी, फेडरल गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। ठीक है, भारत सरकार जो भारत की सरकार होगी, जो केंद्र में सरकार होगी, पूरे भारत के लिए काम करेगी। सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब है सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास होंगी। तो क्या राज्य के पास नहीं है? राज्य के पास भी है, लेकिन केंद्र राज्यों में यदि आपस में मतभेद होते हैं किसी कानून को लेकर, तो केंद्र वाले कानून को माना जाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर की जाएगी। किसकी? केंद्र की सिफारिश पर की जाएगी। ये व्यवस्था भी हमने पढ़ ली, ये व्यवस्था हमने पढ़ ली कि भैया राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। अनुच्छेद 143 का मतलब आई लाइक यू, आई हेट यू, आई लव यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर हमने बात करनी है, यहां पर हमने बात करनी है। आवाज तो पूरी जा रही है, आवाज तो पूरी जा रही है, माइक की बैटरी तो फुल है भैया। चलिए बता दीजिए जल्दी से। चलिए प्रिंस, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमने बात कर ली केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध हमने पढ़ लिया। चलिए जल्दी से बताइए, ये सारी चीजें आपने लिख ली। आगे बात करते हैं।
चलिए यहां पर हम बात करेंगे जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि का शासन हमने कहां से लिया था? विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसका मतलब यह है कि जैसे किसी के प्राणों को हनना है, किसी को यदि फांसी की सजा है, उसके प्राणों को खत्म करना है, मतलब उसकी मृत्यु होनी है, तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी के प्राण तभी लिए जा सकते हैं जब वो समाज के लिए खतरा हो, मानव जाति के लिए खतरा हो, उससे फांसी होगी। किसी को मृत्यु दंड या इच्छा मृत्यु तभी दी जाएगी जब वो उसके जीवित रहने के आसार ना हो, ठीक होने के आसार ना हो और काफी लंबे समय से वो कोमा में हो, जिसे भैया हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया है। कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये सारी बातें हमें यहां पर लिखनी है। ठीक है कि भैया अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जो बड़े टॉपिक होंगे मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, आप कितना भी बोलिए। छोटे टॉपिक होंगे मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। तीन लाइन लिखने में इतना समय थोड़ी जाता है। अब ये लास्ट है कि भैया रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श और पंचवर्षीय योजना, ये हमने कहां से लिए? रूस से। वहीं फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम। इसका मतलब होता है कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। आप कहेंगे जनता द्वारा कैसे चुना जाएगा? वो तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भैया हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट करते हैं, इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे ये शब्द हमने कहां से लिए हैं? ये हमने फ्रांस से लिए हैं। जबकि जुडिशियल आइडियल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये हमने कहां से लिए हैं? आप कहेंगे रूस से। और जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली है, आपातकाल की व्यवस्था ली है। तो ये वाली बातें हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग भैया लिखिएगा। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे संविधान के भाग और संविधान के भाग, संविधान सभा की कुछ सूचियां। ठीक है, समितियां, सूचियां नहीं समितियां, संविधान सभा की समितियां, संविधान के भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बीमर संविधान भी कहा जाता है जर्मनी के संविधान को। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से पढ़ लीजिए। बता दीजिए 92वां संविधान 2008 में हुआ? नहीं, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में। चलिए, धन्यवाद।